myself राम लववंशी। सो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम देखने वाले हैं what is the structure of the C++ programs and what is input function and output functions, why we use header file and why we use using namespace std. So agenda of today's session, we talk about what is platform dependent programming language, what is algorithm, what is flowchart, what is pseudocode, what is a structure of C++ program and C++ input and output functions, and sample programs say hello world using different compilers. So this is the agenda of today's session. So first, what is a platform? आपको पता होगा कि जिस भी प्लेटफॉर्म इज नथिंग बट दिस इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका जो प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को ही क्या बोला जाता है, प्लेटफॉर्म। सो अब प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें, अ कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म समटाइम्स नोन एज डिजिटल प्लेटफॉर्म इज एन एनवायरनमेंट इन विच सॉफ्टवेयर इज रन। इट मे बी द हार्डवेयर और द ऑपरेटिंग सिस्टम। So जैसे कि this is most popular operating system is Windows, Mac and Linux. So Microsoft Windows operating system is a desktop operating system. Windows has been the most popular operating system for the past 3 decades. Mac, this is Apple Macintosh family of personal computers and workstation, runs on the Mac OS. And Linux, this is the most secure or powerful operating system is a Linux. Linux is a like Unix, open source and community developed operating system for computers, servers, mainframes, mobile device and embedded devices. It is supported on almost everything major computer platforms. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप जो C++ में प्रोग्राम बनाते हैं वो प्रोग्राम कहीं ना कहीं किस पर किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। जैसे आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन, एंड्रॉइड फोन चलाते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपका एक इनबिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें रहता है जिसे आप बोलते हैं लिनक्स कर्नल। सो C++ इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें, किसी भी लैंग्वेज का यूज करके आप जो कोड लिखते हैं उसे बोला जाता है टेक्निकली सोर्स कोड। सोर्स कोड जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में कोई पैराग्राफ लिखते हैं, वैसे ही आप यहाँ पर प्रोग्रामिंग में उसी तरीके का कोड लिखकर एक प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम को बोला जाता है सोर्स कोड। उस सोर्स कोड को आपका कंप्यूटर नहीं समझता है, राइट? क्यों? क्योंकि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली 0 and 1। कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है और वो होती है बाइनरी। तो आपने जो सोर्स कोड लिखा है उसको 0101 या बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसे बोला जाता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सो लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज नथिंग बट टू कन्वर्ट वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज। तो बेसिकली 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपने सुने भी होंगी, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। तो C++ में आप यूज करते हैं कंपाइलर। कंपाइलर का काम रहता है कि जो भी प्रोग्राम आपने बनाया है उसे सोर्स कोड से किसमें कन्वर्ट करने का, ऑब्जेक्ट कोड में। सो C++ में आफ्टर कंपाइलेशन जो फाइल बनती है उसे बोला जाता है ऑब्जेक्ट कोड। तो यहाँ पर hello.cpp से आप प्रोग्राम को क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो आफ्टर कंपाइलेशन जो कोड बनता है, मान लीजिए आपने प्रोग्राम को विंडोज 7 पे कंपाइल किया तो आपका प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ विंडोज 7 पर ही क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसी लैंग्वेज को बोला जाता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस प्रोग्राम को यूनिक्स या मैक ओएस पर कंपाइल करके एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, लेकिन वहां पर आपको उस प्रोग्राम को डबल से क्या करना पड़ेगा, कंपाइल। ठीक? So platform dependent programs are those that runs on a single operating system on a single set of machine once operating environment. So C++ programming language जो है वो
प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में आती हैं। सो नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट व्हाट इज एल्गोरिदम। जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आप अपनी लैंग्वेज में कुछ स्टेप्स लिखते हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसी स्टेप्स को बोला जाता है एल्गोरिदम। सो एल्गोरिदम की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, कोई सिंटैक्स नहीं होता है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अपनी लैंग्वेज में कुछ स्टेप्स को लिखते हैं। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर एन एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। इट टेक्स अ सेट ऑफ इनपुट and produce a desired output. For example, an algorithm to add two numbers. So first to take two numbers input from the user, or it may be direct assign, then add numbers using the plus operator, then last one is display the result. So here this is the algorithm of to add two numbers. The next, what is flowchart? So a flowchart is a pictorial representation of an एल्गोरिदम कि अगर आप किसी टास्क को परफॉर्म करने वाले हैं और उस टास्क को अगर आपको डायग्राम के फॉर्मेट में किसी को एक्सप्लेन करना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है फ्लो चार्ट। जब आप प्रोजेक्ट लेवल पे भी वर्क करते हैं तो आपके प्रोजेक्ट का एक फ्लो चार्ट बनता है कि आपका प्रोजेक्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, अ फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम of the separate steps of a process in sequential order in a generic tools that can be adapted for a wide variety of purpose and can be used to describe various process such as manufacturing process and administrative or service process or a project plan. तो इस तरीके से आप जो है फ्लो चार्ट का यूज करके अपना प्रोग्राम या प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। So next, what is pseudocode? So it is simply an implementation of an algorithm in the form of annotation and informative text written in plain English. It has no syntax like any of the programming language and thus cannot be compiled or interpreted by the computer. To describe how an algorithm should work, to explain computing process to less technical users. If student grade is जैसे कि यहाँ पर मैंने example दिया है, if student's grade is greater than or equal to 60, then your message will be printed passed, else you print failed. So this is known as pseudocode. यहाँ पर कोई syntax नहीं होता है, कोई programming language नहीं होती। हाँ, कुछ keywords आप यहाँ पर use कर सकते हैं, like if and while या and loop, इस टाइप से आप कुछ concept use कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी प्रोग्राम से रिलेटेड ही, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर आप जनरली पूछा जाता है कि आप इस प्रोग्राम का सूडो कोड लिखिए, तो सूडो कोड एक ऐसा कोड होता है जो एक पर्टिकुलर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, बट उस लॉजिक को आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। जैसा कि आपने सी प्रोग्रामिंग अगर देखा होगा तो सी प्रोग्रामिंग में मैंने उसका स्ट्रक्चर बताया था। अब हम C++ प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे C++ प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर। सबसे पहला आता है इंक्लूड सेक्शन, या आप ऐसा बोल सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन भी हम यहाँ पर इसके पहले यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का यूज किसी प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए अपने प्रोग्राम की हेडिंग ही देना, तो आप डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करके एक ही लाइन के स्टेटमेंट में आप अपनी प्रोग्राम की हेडिंग दे सकते हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपको अपने प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन एक से ज्यादा लाइन में लिखना है तो आप मल्टीपल लाइन कमेंट का भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। राइट, सो देन सेकंड आता है इंक्लूड सेक्शन। इंक्लूड सेक्शन मतलब यहाँ पर लाइक सी प्रोग्रामिंग C++ में भी हेडर फाइल होती है। तो यहाँ पर कौन सी हेडर फाइल यूज करेंगे आप, आईओस्ट्रीम। इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो फंक्शंस का डिक्लेरेशन होता है वो इसी हेडर फाइल में होता है। सो हियर has include is called a preprocessor directive and this is used to load the files. आप लिखते हैं has include IOStream, so इसका मतलब होता है कि ये जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा तो इस हेडर फाइल के अंदर जितनी भी फंक्शंस का डिक्लेरेशन या डेफिनेशन होगा वो आपके प्रोग्राम में इंटरनली कॉपी पेस्ट हो जाएगा।
The second one is नेम स्पेस सेक्शन। देखिए सी प्रोग्रामिंग में नेम स्पेस यहाँ पर यूज वहां पर यूज नहीं होता था, लेकिन सी प्लस प्लस में नेम स्पेस आपको यूज करना पड़ेगा। सो दिस लाइन ऑफ कोड मीन्स दैट वी आर यूजिंग ऑल द थिंग्स डिफाइंड इन दिस स्टैंडर्ड नेम स्पेस। दिस इज एसटीडी। एसटीडी मीन्स स्टैंडर्ड। आप जब सी प्लस प्लस में हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम भी प्रिंट करेंगे तो वहां पर आप लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। सो नेम स्पेस जस्ट सेम एज अ फोल्डर, लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप उसको बोलते हैं पैकेज। सो सी प्लस प्लस में उसी को क्या बोला जाता है, नेम स्पेस। एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है सी शार्प डॉट नेट, तो वहां पर भी पैकेज यूज नहीं होता, वहां पर भी आपका नेम स्पेस ही यूज होता है। आगे हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेम स्पेस बेसिकली सेम नाम के फंक्शंस और वेरिएबल को डिफरेंट डिफरेंट नेम स्पेस में डिफाइन करके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, तो यहाँ पर हम एक नेम स्पेस यूज करने वाले हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। उसमें इनपुट आउटपुट से रिलेटेड सारे फंक्शंस की आपको डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन मिलेगी, तो आपको कहीं ना कहीं उसको यूज करना पड़ेगा। सो देन नेक्स्ट, क्लास डेफिनेशन और फंक्शन डेफिनेशन या फिर ग्लोबल वेरिएबल। This is user defined section in C++. If you want to create a global variable, then we should go for this section. If you want to create user defined function, then we should go for this section. And if you also want to create a user defined data type in C++ programming, तो आपको यहाँ पर उसको डिफाइन करना पड़ेगा। जिससे अभी हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, वहां जब तक आप उसका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ लेते तब तक आप यूजर डिफाइंड सेक्शन का यूज, हम स्पेशली क्लास का यूज नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि C++ में बिना क्लास के भी आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, जैसे आपने C में किया। The last is main. So main is the name of the function that program can be executed. main उस फंक्शन का नाम है जहां से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो बेसिकली सबसे पहले हमने देखा इंक्लूड सेक्शन, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, हैज इंक्लूड IOStream। दूसरा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। थर्ड सेक्शन का आप यूज नहीं करेंगे। देन लास्ट में यहाँ पर आपको वॉइड मेन नहीं लिखना, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, इंट मेन। कुछ कुछ कंपाइलर्स में सपोर्ट नहीं करता है। बेसिकली सी में क्या होता है कि अगर आपने इंट मेन नहीं लिखा तो आपका सी का जो मेन फंक्शन होता था वो ऑटोमेटिकली इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर देता था, बट C++ में ऐसा नहीं होता। अगर आपको इंट मेन लिखना और लास्ट में रिटर्न 0 भी आपको लिखना रहेगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द C++ प्रोग्राम। अगर आप C++ में कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो इस तरीके से फर्स्ट प्रोग्राम से लास्ट प्रोग्राम तक आपको इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर आप C++ में कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो कौन सी चीज आपको कहां पर लिखना है, ये मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। सो नेक्स्ट, C++ इनपुट एंड आउटपुट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी प्रोग्रामिंग कि अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आउटपुट आपको शो करना रहता है, लाइक कंसोल पर। जैसे सी में अगर आपको कंसोल पर कोई हेलो वर्ड या कुछ भी आउटपुट शो करना रहता तो आप प्रिंटफ फंक्शन यूज करते, पुटेस फंक्शन यूज करते, या फिर पुटचर फंक्शन भी आप वहां पर यूज कर सकते हैं। बट C++ में वो फंक्शन वर्क नहीं करते। अब हम C++ जैसे कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट और आउटपुट के लिए अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी आप C++ में इनपुट और आउटपुट के लिए Cin और Cout यूज करते हैं। तो जो Cin और Cout है वो आपके किसी क्लास के ऑब्जेक्ट होते हैं। किसी क्लास की क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है आपका Cin और आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट होता है आपका Cout। ये इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम लास्ट में हम फाइल हैंडलिंग में भी डिस्कस करने वाले हैं। सो C++ comes with libraries which provides us with many ways for performing input and output. In C++, input and output is performed in the form of sequence of bytes or more commonly known as streams. So input stream का मतलब होता है if the direction of flow of byte is from the device, मतलब for example keyboard to main memory, then this process is called input. Output stream, if the direction of flow of bytes is opposite, that is from main memory to device, this is display the screen, then this process is called output. So यहाँ पर आप देखेंगे कि Cin और Cout प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं। कहीं ना कहीं Cin का यूज आप यूजर से इनपुट लेने के लिए करते हैं और Cout का यूज आप रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए करते हैं, राइट। इफ यू वांट टू डिस्प्ले एनीथिंग ऑन द screen, then we should go for Cout. If you want to take anything
from the user, then we should go for Cin. So यहाँ पर हम देखेंगे कि सर why we use has include IO stream. तो अभी मैंने आपको बताया कि जो इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम मैंने बताया वो किस हेडर फाइल से आता है, IO स्ट्रीम से। तो यहाँ पर जो सी इन और सी आउट का डिक्लेरेशन है वो इस हेडर फाइल के अंदर है, इसलिए आपको ये हेडर फाइल इंक्लूड करना रहेगा। तो जैसे सी में होता था कि प्रिंटफ स्कैनफ का डिक्लेरेशन हेडर फाइल के अंदर है, तो वो हेडर फाइल आपको इंक्लूड करना रहता है। So IO stream stands for standard input output stream. This header file contains definition to object like cin और cout, यानी कि जो IO stream header file है इसके अंदर cin और cout object की definition है। So the two keywords cout in C++ and cin in C++ are used very often the printing output and taking input respectively. These two are the most basic methods for taking input and printing output in C++ programming. To use cin and cout in C++, one must include the header file IO stream in the program. अगर आप इनमें से कोई सा भी ऑब्जेक्ट अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं तो आपको कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करना चाहिए, IO stream, right? So the next, what is a cout? So cout is nothing but this is standard output stream. जैसा कि मैंने बताया कि ये cout IO stream header फाइल के अंदर इस ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन है। So usually the standard output device is the display screen. The C++ cout statement is the instance of the OStream class. किस क्लास का? आउटपुट स्ट्रीम, या आप इसे बोल सकते हैं OStream क्लास का ऑब्जेक्ट है। It is used to produce output on the standard output device, which is usually the display screen. The data needed to be displayed on the screen is inserted in the standard output stream. This is cout using the insertion operator. यहाँ पर ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है इसी को हम इंसर्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो C++ में cout के साथ आप इस इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये ऑपरेटर अगर आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो उसमें लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर भी होता है, बट C++ इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर कुछ ऑपरेटर पहले से ही ओवरलोड किए हैं, आप डायरेक्टली उसका यूज कर सकते हैं। अगर आप cout के साथ इसका यूज कर रहे हैं तो वो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर की तरह वर्क ना करके इंसर्शन ऑपरेटर की तरह क्या करता है, वर्क। Then what is cin? This is standard input stream. Cin, usually the input device in a computer is the keyboard. C++ cin statement is the instance of the class IStream या input stream and is used to read input from the standard input device, which is usually a keyboard. और जो cin के साथ ऑपरेटर आप यूज करते हैं उसे बोला जाता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। अगर आपने सी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर पढ़ा होगा तो इसी को आपने राइट शिफ्ट ऑपरेटर के रूप में भी ये सिंबल यूज किया होगा। तो यहाँ पर C++ में उस ऑपरेटर को ऑलरेडी ओवरलोड किया हुआ है। सो द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इज यूज्ड अलोंग विद द ऑब्जेक्ट cin for reading inputs. The extraction operator extract the data from the object cin which is entered using the keyboard. तो की आप cin के साथ कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, सो नेक्स्ट, व्हाट इज नेम स्पेस? कि सर जब हम हेडर फाइल लगा ही रहे हैं IO stream हैज इंक्लूड IO stream लिख रहे हैं तो फिर हम यूजिंग नेम स्पेस std क्यों लिखे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। सो नेम स्पेस std डिफाइंस योर स्टैंडर्ड C++ लाइब्रेरी। मतलब जो फंक्शन आप हेडर फाइल से यूज कर रहे हैं वो फंक्शन C++ में नेम स्पेस से भी आते हैं। So it consists of classes, objects and functions of the standard C++ library. You can specify the library by using namespace std or std or to output the code. जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको using namespace std यूज करना पड़ेगा। So namespace is used to differentiate the same function in a library by defining the name. So next, software requirement for C++ programming. अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हम C++ का प्रोग्राम कोड ब्लॉक कंपाइलर का यूज करके बना सकते हैं, dev C++ का यूज करके आप प्रोग्राम बना सकते हैं, आप टर्बो C++ का यूज करके प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप यहाँ पर जो है
डायरेक्टली ऑनलाइन कंपाइलर का यूज करके भी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। ठीक, तो आई होप आपको सॉफ्टवेयर के बारे में आइडिया होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम सी में देख चुके हैं। अगर नहीं भी आता है तो सिंपल सा आपको डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड करना है या कोड ब्लॉक डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, EXE फाइल होती है, देन फाइल कैसे बनाना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, सो नेक्स्ट, हैंड्स ऑन प्रोग्रामिंग यूजिंग डिफरेंट कंपाइलर्स। तो यहाँ पर आपका जो टास्क है वो है कि राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन। टर्बो सी, आपको ये सभी कंपाइलर यूज कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ कौन सा कंपाइलर, डेव सी प्लस प्लस, क्योंकि मेरे मशीन पे डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल है। टर्बो सी प्लस प्लस आपको यूज इसलिए भी नहीं करना है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंग करता है। बाकी अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं। वहां पर आपको एक एक्स्ट्रा हेडर फाइल भी इंक्लूड करना रहेगा, कौन सी, conio.h। सो अब हमारा मेन फोकस स्क्रीन पे रहेगा, क्योंकि अब हम एग्जांपल देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप इस प्रोग्राम को स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा सकते हैं यूजिंग सी प्लस प्लस। सो यहाँ पर मेरे सब पास जो है डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल है। आप स्टार्ट करेंगे, विल गो टू स्टार्ट मेनू और टाइप करेंगे डेव सी प्लस प्लस, लेकिन कब, जब आपने इसको इंस्टॉल कर लिया होगा। सो फर्स्ट यहाँ पर भी आपको एक फाइल बनाना है, सोर्स फाइल। पहले आप यहाँ पर देखिए प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में हमने 4 सेक्शन देखे हैं, इंक्लूड सेक्शन, इसके बाद क्लास सेक्शन या यूजर डिफाइंड सेक्शन और मेन। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे यूजिंग नेम स्पेस भी आपको यूज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन को मैं किसको फॉलो कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया कि सर दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम यूजिंग सी प्लस प्लस, राइट। दूसरा, कौन सी हेडर फाइल, एज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ठीक, यहाँ पर एच का आपको यूज नहीं करना, .h नहीं लिखना। फिर यूजिंग नेम स्पेस, नेम स्पेस इज अ कीवर्ड सो ऑलवेज रिटर्न लोअर केस, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, std। इसके बाद मेन, यहाँ पर आपको इंट मेन लिखना पड़ेगा, वॉइड मेन आपको नहीं लिखना। सो मेन इज द नेम ऑफ द फंक्शन दैट प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड। मेन उस फंक्शन का नाम है जहां से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। यहाँ पर मेन मेथड को कॉल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। सो अब अभी हमने देखा कौन सा आउटपुट फंक्शन यूज करते हैं अगर आपको स्क्रीन पर कुछ भी शो करना है, सी आउट। ये कौन सा ऑपरेटर है, इंसर्शन ऑपरेटर। सी आउट इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ओएस स्ट्रीम क्लास। और यहाँ पर जैसे मैसेज आप लिखते थे वैसे आप सी प्लस प्लस में भी डबल कोट्स के अंदर मैसेज लिखेंगे। आपको यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं है। देन मैसेज हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। तो क्या लिखना आपको, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड यूजिंग सी प्लस प्लस। ठीक, और सी प्रोग्रामिंग की तरह हर एक स्टेटमेंट के लास्ट में आपको उसको किससे टर्मिनेट करना है, सेमीकोलन से। किससे टर्मिनेट करेंगे आप, ओके। सो सेव द प्रोग्राम एंड फर्स्ट, अब सेव करते वक्त ध्यान रखिएगा फाइल का नाम आपने दे दिया डेमो, बट एक्सटेंशन मस्ट बी .cpp। क्यों, क्योंकि अब आप कौन सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो आपको उस फाइल का एक्सटेंशन क्या देना है, .cpp, राइट। इसके बाद कंपाइल कैसे करेंगे, विल गो टू एग्जीक्यूट, कंपाइल द प्रोग्राम। कंपाइल करना मतलब आपने जो प्रोग्राम बनाया है उसको सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना, राइट। सो ऑब्जेक्ट कोड इज नथिंग बट दिस इज 0101। कंपाइल करने के बाद आप प्रोग्राम को क्या करेंगे, रन। तो विल गो टू एग्जीक्यूट एंड क्लिक ऑन रन। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका आउटपुट आ रहा है हेलो वर्ल्ड यूजिंग सी प्लस प्लस। तो इस तरीके से आप जो है
ये प्रोग्राम बना सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक दिस प्रोग्राम। सो आज के सेशन में हमने ये सारी चीजें डिस्कस की है। नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले हैं what is data type, what is variables, how to declare variables, how to initialize the variables. Okay, so